नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार और पेश है आज की गोंदिया और बालाघाट जिले की प्रमुख खबरें। नमस्कार, आज का सुविचार, लक्ष्मी पूजे धन मिले, लक्ष्मी पूजे धन मिले, गुरु पूजे मिले ज्ञान, गुरु पूजे मिले ज्ञान, माँ बाप पूजे सब मिले, हो जाए कल्याण, माँ बाप पूजे सब मिले, हो जाए कल्याण। धन्यवाद। गोंदिया जिले में विशेष प्रावधानों के साथ दी गई लॉकडाउन में छूट। जीवन आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर व्यापारिक संस्थान सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। जिला आपत्ति व्यवस्थापन अधिकारी राजन चौबे ने दी जानकारी। वैनगंगा नदी में दोस्तों के साथ नहाने गए गोंदिया जिले के युवक की डांगोरली मरघट घाट में डूबकर मौत। बालाघाट में प्रत्येक दुकानदार को आने वाले ग्राहकों की जानकारी का रखना होगा रिकॉर्ड। बालाघाट जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश। प्रतिदिन जारी है भारी संख्या में मजदूरों का सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल आने का सिलसिला। कांग्रेस नेता अनूप सिंह बैस और विशाल बिसेन ने लगाए मोदी और शिवराज सरकार पर मजदूरों को मरता छोड़ देने के आरोप। बालाघाट में कलेक्टर दीपक आर्य ने ली अधिकारियों की बैठक। बाहर से आने वाले पर कड़ी निगरानी रखने के दिए आदेश। 40 सालों से पान दुकान चलाने वाले अनुज चौरसिया की दुकान पर लॉकडाउन का फायदा उठाकर किया भवन मालिक ने कब्जा। कोरोना के भय और कर्मचारियों की कमी के कारण नहीं खुल सकी जिले की शराब दुकानें। आबकारी ठेकेदारों ने दुकानें खोलने के मामले में शिवराज सरकार के सामने किए हाथ खड़े। शराब के नशे में पारिवारिक विवाद में युवक ने खुद को आग लगा ली। आग बुझाने के बाद घायल अवस्था में घर के अंदर बाहर घूमा। हालत बिगड़ने पर किया गया जिला चिकित्सालय रेफर। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और देश में सबसे ज्यादा कोरोना कोविड-19 महाराष्ट्र राज्य के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद गोंदिया जिले में जिलाधिकारी कादम्बरी बलकवड़े के नेतृत्व में किए गए विशेष प्रयासों की सफलता से एक पॉजिटिव केस सामने आने के बाद भी इस केस से बाहर निकलने में गोंदिया जिला सफल होकर ग्रीन जोन में शामिल हो पाया है। लेकिन फिर भी गोंदिया जिले में लॉकडाउन में कुछ छूट देने के साथ ही बाजार में कुछ रौनक तो लौट आई है, परंतु अभी भी गोंदिया जिले में लॉकडाउन की स्थितियां बरकरार रखी गई हैं। गोंदिया जिले में अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें शुरू रखने के आदेश दिए गए हैं। आइए सुनते हैं जिले के आपत्ति व्यवस्थापन अधिकारी राजन चौबे ने क्या दी महत्वपूर्ण जानकारियां। बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। राजन जी, बड़े हर्ष का विषय है कि गोंदिया जिला अभी तक कोरोना निगेटिव होने के कारण ग्रीन जोन में शामिल हुआ है और जी अब ऐसी परिस्थिति में जबकि लॉकडाउन खोल दिया गया है तो गोंदिया जिले में लॉकडाउन खुलने के बाद दुकानदारों के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं और दुकानों के खुलने और बंद करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है? देखिए, लॉकडाउन अभी भी लागू है, लेकिन कुछ नियम व शर्तों के आधार पर अनेक प्रतिष्ठानों को खोलने का आदेश माननीय जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। इनमें कुछ ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो पूर्ण रूप से जिन पर सख्ती पाबंदी लगाई गई है और वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। और एक संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि जो वो प्रतिष्ठान है वो है सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, चाय पान की टपरियां, खर्रा गुटखे की जो दुकानें हैं, छोटी दुकानें या जो बड़ी दुकानें जो थोक में तंबाकू जन्य पदार्थों की बिक्री करती है, जूस सेंटर और जो दूसरे शीत पेय पदार्थ हैं, इन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है जी। और इसके अलावा जितनी भी प्रतिष्ठान हैं, जितने भी दुकानें हैं, जितने भी कारखाने हैं, औद्योगिक क्षेत्र की जो उद्योग हैं, वो सारे की सारे इसमें शुरू रहेंगे। इसमें अब आपको बता दें कि जो राइस मिल उद्योग है, इस उद्योगों को पूर्ण रूप से फुल टाइम के लिए जो है उद्योग के लिए परवानगी उसको हमने दी है, यानी उनको पूर्ण रूप से इजाजत है, वो फुल टाइम काम कर सकते हैं क्योंकि राइस मिल जो है वो अत्यावश्यक जीवन आवश्यक वस्तु में आता है। जी। और इसके अलावा कई ऐसी इमरजेंसी जीवन आवश्यक वस्तु हैं
जिनको जिन पर समय की कोई बंधन नहीं है, वो फुल टाइम चालू रख सकते हैं। उनमें जो है वो अगर आप जैसे देखेंगे तो सभी प्रकार के जो शासकीय और निजी जो अस्पताल हैं उनकी सेवाएं कंटिन्यू शुरू रहेगी। मेडिकल सेवाएं शुरू रहेगी। पशु वैद्यकीय जो दवाखाने हैं तथा पशु वैद्यकीय जो मेडिकल सेवाएं हैं वो शुरू रहेंगी। पैथोलॉजी लैब, सोनोग्राफी सेंटर, एक्सरे सेंटर और जो मेडिकल शॉप्स हैं ये कंटिन्यू शुरू रहेंगी। मतलब फुल टाइम ये लोग काम कर सकते हैं जी। और इसके पश्चात जैसे पेट्रोल पंप है और जीवनावश्यक वस्तुओं में सब्जी भाजी की दुकानें हो गई, दूध डेयरी, दूध सेवा हो गई, किराना की दुकान हो गई, मटन चिकन की दुकानें हो गई, ये अपना फुल टाइम ये लोग वर्क कर सकते हैं। नहीं, लेकिन फुल टाइम इनके लिए समय भी तो कोई निर्धारित किया हुआ कितने बजे दुकान खोलेंगे और कितने बजे बंद करेंगे? दो कैटेगरी है। एक अत्यावश्यक सेवा, इमरजेंसी सर्विसेज, वो 24 घंटे चालू रह सकती है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है कि जीवन आवश्यक वस्तुएं जीवन आवश्यक वस्तुएं, ये इसके लिए फुल टाइम जो उनका निर्धारित टाइम है सुबह 7 से रात में 7-8 जो भी जितना वो फुल टाइम वर्क करते थे रेगुलरली लॉकडाउन के पहले वो उतना वर्क कर सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और तीसरी जो है वो जीवन आवश्यक वस्तुओं को छोड़ करके नॉन इसेंशियल जो वस्तुएं हैं उन सभी के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सप्ताह में 3 दिन, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ऐसे 3 दिन निर्धारित किए गए हैं नॉन इसेंशियल यानी जो जीवनावश्यक वस्तुओं की। जैसे कपड़ा दुकानदार हैं, जैसे कपड़े की दुकानें हैं, तो देखिए कपड़ा दुकान, बर्तन दुकान, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, जितने भी प्रकार की दुकानें हैं ये सब जीवनावश्यक वस्तुओं में नहीं आती, नॉन इसेंशियल गुड्स में आती हैं। इसलिए इनके लिए जो समय का प्रतिबंध लगाया गया है वो सप्ताह में 3 बार ये दुकानें खुलेंगी और सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। अच्छा, और विशेष जैसे कुछ बड़े प्रतिष्ठान है जहाँ पर पता चल रहा है कि स्टाफ की संख्या बहुत है और जिनके पास 50 और 100 लगभग कर्मचारी भी काम करते हैं, तो उनके लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं? कितने लोगों को वो अपनी दुकान पे काम पर ले सकेंगे? देखिए नॉन एसेंशियल सर्विस के लिए तो आपको कम से कम जो वर्कर्स की संख्या है आपकी वो निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि 144 जो सेक्शन है उसके अंतर्गत आप 5 से ज्यादा लोगों को नहीं रख सकते हैं। अच्छा। और यही रिक्वेस्ट सभी को रहेगा कि जो कम से कम या 5 के अंदर जो आपके वर्कर हैं तो उतने ही वर्कर में रख करके अगर आप काम करें जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी और आप एक दूसरे के संपर्क में कम आएंगे। मास्क लगा करके आप जब भी सामान्य नागरिक मार्केट में या सार्वजनिक जगह पर जाए तो मास्क लगा करके जाए, डिस्टेंस मेंटेन करे और हैंड सैनिटाइजर हाथ बार बार धोए। तो ये सारी चीजें हैं जिनको नागरिकों को प्लस व्यवसायियों को ये फॉलो करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम समझते हैं कि ये गोंदिया जिले के नागरिकों के लिए और विशेषकर व्यवसायियों के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। बार बार मना किए जाने के बाद भी भारी जल सैलाब अपने आप में समेटे हुए वैनगंगा नदी और बाग नदी में अक्सर युवा वर्ग दोस्तों के साथ नहाने को जोखिम उठा ही लेता है और इसके परिणाम स्वरूप युवकों की मौत की घटनाएं होने के मामले सामने आते ही रहते हैं। ऐसा ही एक हृदय विदारक दृश्य फिर सामने आया जब 5 मई को गोंदिया जिले के मरघट घाट डांगोरली नदी में 3 दोस्त नहाने के लिए पहुंचे, जिसमें से एक युवक विनेश पिता ईश्वर डोंगरे की पानी में डूबकर मौत हो गई। जगप्रेरणा संवाददाता विवेक हरिन खेड़े ने बताया कि युवक विनेश उम्र 24 वर्ष दासगांव खुर्द का रहने वाला था। विनेश की मौत के बाद उसके पिता और परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शव को पोस्टमार्टम के लिए केटीएस हॉस्पिटल भिजवाया गया है।
अरे माझा बेटा झोपारे ना अरे कागलाला माझ्या बेट्याला अरे माझ्या बेट्याला झोपारे नाही अरे कागला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट में प्रत्येक दुकानदार को आने वाले ग्राहकों की जानकारी का रखना होगा रिकॉर्ड। बालाघाट जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश। बालाघाट में लॉकडाउन खुलने के बाद शुरू हुई व्यावसायिक गतिविधियों के बाद जिला प्रशासन ने जिले के सभी दुकानदारों को निर्देशित किया है कि वे अपनी दुकान में आने वाले ग्राहकों का नाम एवं पता एवं मोबाइल नंबर एक रजिस्टर में अनिवार्य रूप से लिख कर रखें। ग्राहक की जानकारी वाला रजिस्टर दुकान में नहीं रखने पर दुकान मालिक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन के अधिकारी कभी भी किसी भी दुकान में आकर इस रजिस्टर का निरीक्षण कर सकते हैं। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिससे भविष्य में भी यदि कोई कोरोना संक्रमित आ जाए तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रतिदिन जारी है भारी संख्या में मजदूरों का सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल आने का सिलसिला। कांग्रेस नेता अनूप सिंह बैस और विशाल बिसेन ने लगाए मोदी और शिवराज सरकार पर मजदूरों को मरता छोड़ देने के आरोप। बालाघाट जिले में अब तक लगभग 75,000 लोगों का जिले में प्रवेश हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर अभी भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में सुबह से रात तक मजदूरों की घर वापसी बालाघाट में हो रही है। अनेक मजदूर रोजी रोटी छिन जाने का दुख मना रहे हैं, तो वहीं घर वापस आने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्थाएं नहीं किए जाने से परेशान होकर केंद्र की मोदी सरकार को कोस रहे हैं। बालाघाट के दर्द पर कांग्रेस नेता अनूप सिंह बैस और वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने शिवराज सरकार एवं जिला प्रशासन पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की परिस्थितियों में सरकार ने जो मजदूरों के उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं की, इसका खामियाजा न सिर्फ मजदूर बल्कि पूरा देश आने वाले दिनों में भुगतेगा। आइए सुनते हैं अनूप सिंह बैस और विशाल बिसेन के कथन। पूरे देश में इन दिनों भारी संख्या में मजदूरों का सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके पैदल आने का सिलसिला बना हुआ है। आप मजदूरों के लिए की गई व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस विश्वास के साथ मोदी सरकार फिर एक बार, और मोदी है तो मुमकिन है, और हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह की दुर्दशा, अव्यवस्था और एक तरह का कुठारा घात लॉकडाउन के दौरान विशेषकर गरीब मजदूरों के ऊपर जो हुआ है, और जिस तरह से सड़कों पे जो दृश्य मजदूरों के लौटते समय घरों की ओर जो लौट रहे थे, उस दौरान जिस प्रकार के दृश्य सामने आए हैं, मैं समझता हूं कि ये बड़े ही हृदय विदारक दृश्य रहे। और इसमें पूरी तरह से मोदी सरकार जो विफल रही है, जिस तरह से गरीबों की व्यवस्थाएं उन्हें करनी थी और भूख से तड़प तड़प कर पैदल चलकर अपने पूरे परिवार के साथ गरीब मजदूरों की जो जानें गई हैं, मैं समझता हूं कि कोरोना से भी विभत्स जो स्वरूप भूख से तड़प कर इन गरीब मजदूरों का हुआ है, यह बहुत ही निंदनीय, दयनीय और बहुत ही दुखदायी यह दृश्य रहा है, और मोदी सरकार इसमें पूरी तरह से विफल रही है। है आपको कि क्या उपाय करने थे मोदी सरकार को और प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को? देखिए, एक तरफ तो जो मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, और जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार गिरी उसके तुरंत बाद बगैर किसी तैयारी के जो लॉकडाउन किया गया, मोदी सरकार के द्वारा किसी प्रकार से इस बात का अध्ययन ही नहीं किया गया कि किस जिले से कितना पलायन विशेषकर मजदूरों का होता है। हम अगर बालाघाट जिले की ही बात करें तो लगभग यहां से बालाघाट से 40% मजदूर वर्ग जो है वो रोजगार के ना होने के कारण यहां से पलायन कर जाता है। और यह जो 40% का जो संख्या बल है, यह मैं समझता हूं कि 2 लाख के आसपास होता है। और एक जिले से अगर 2 लाख
एक बालाघाट हमारा एक तो नक्सल प्रभावित जिला है और दूसरी तरफ उद्योग विहीन होने के कारण यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में पलायन होता है। और जब 2 लाख एक जिले से, मैं समझता हूं कि अगर यहाँ से पलायन होता है और जब पूरे देश में इस तरह की स्थिति बनती है कि मजदूरों को वापस लाना है, तो यह संख्या करोड़ों तक पहुंचती है। और करोड़ों की संख्या में जब मजदूरों को वापस हजारों किलोमीटर दूर से अपने जिले, अपने गृह में, अपने घर में पहुंचाने की जो जवाबदारी की जो तैयारी होती है, वो मोदी सरकार द्वारा बिल्कुल नहीं की गई। और जिस तरह से बड़े धनाढ्य वर्ग के बच्चों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था रातों रात हो गई, विधायकों को लाने की व्यवस्था रातों रात हो गई, प्लेन की व्यवस्था हो गई विधायकों को लाने ले जाने, बेंगलोर से लेकर भोपाल तक, इस तरह का व्यवस्था करके जो इस सरकार बनाना हो, चाहे धनाढ्य वर्ग के बच्चों को लाभ पहुंचाना हो। लेकिन मैं समझता हूं कि मजदूरों को, गरीब वर्ग का जो मजदूर था उसके साथ जो कुठाराघात हुआ है, जिस तरह से मजदूरों को बगैर किसी प्लानिंग के उन्हें रास्ते पर पैदल चलने मजबूर किया गया है, मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता है। और आने वाले समय में इसको बहुत बड़े पश्चाताप के रूप में मोदी सरकार को भुगतना होगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं विशाल बिसेन, प्रवक्ता जिला कांग्रेस कमेटी एवं अध्यक्ष वैनगंगा मजदूर यूनियन बालाघाट। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो आंकड़े मजदूरों को लेकर जिला प्रशासन बालाघाट और राज्य सरकार दे रही है, वो भ्रम फैलाने वाले हैं। जैसे कि हमारे जिला प्रशासन के द्वारा ये जानकारी दी गई कि लगभग 35,000 मजदूर जो हैं बालाघाट ज़िले में अन्य प्रदेशों से और अन्य ज़िलों से बालाघाट वापस आ चुके हैं। परंतु प्रशासन ने यह नहीं आज तक बताया कि वो 35,000 मजदूर किस तहसील के हैं, किस गांव के हैं, उनकी सूची आज तक जारी नहीं की। ये भी नहीं बताया कि उन 35,000 मजदूरों को किस तरीके से क्वारंटाइन किया गया है, उनके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि वो 35,000 मजदूर का जो आंकड़ा जिला प्रशासन दे रहा है, ये सभी मजदूर अपनी खुद की व्यवस्था से बालाघाट जिले में पहुँचे हैं। इन्हें शासन से कोई मदद आज तक के नहीं मिली है। ये बात बड़ी गौर करने लायक है। इतनी बड़ी संख्या में बालाघाट में मजदूर आ चुके हैं, पर इनकी विस्थापना को लेकर, इनके बच्चों के भविष्य को लेकर, इनके राशन को लेकर, इनके पोषण को लेकर अभी तक के प्रशासन द्वारा कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई है। वो तो भला हो कुछ समाजसेवी संस्थाओं का जो अपने स्तर पर व्यवस्थाएँ करा रहे हैं, परंतु प्रशासन इस मामले में भ्रामक प्रचार कर रहा है, भ्रामक जानकारी दे रहा है। दूसरी चीज़, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से प्रशासन के पास में लगभग 18,000 ऐसे मजदूरों का डाटा है जो प्रदेश से बाहर हैं अभी भी, जिसमें नियम यह बनता है कि जो मजदूर प्रदेश से बाहर है उनको 1,000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। परंतु यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें से आधे मजदूर उन राज्यों से पैदल या अपनी व्यवस्था पर बालाघाट आने के लिए निकल चुके हैं और उन्हें यह सहायता राशि नहीं मुहैया कराई जाएगी। बताइए साथी, अपने आप में कितना गलत तरीके से जो है सरकार मजदूरों के साथ पेश आ रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बालाघाट जिला प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितने भी मजदूर बालाघाट में आ चुके हैं उनके पोषण राशन की व्यवस्था जिला प्रशासन कराए और वो बराबर सही तरीके से क्वारंटाइन हो रहे हैं कि नहीं, उनके स्वास्थ्य की बराबर तरीके से जांच हुई है कि नहीं, इस बात का रिकॉर्ड जिला प्रशासन रखे। साथ ही जो 18,000 मजदूरों का डाटा जिला प्रशासन के पास में है जो प्रदेश से बाहर हैं, चाहे वो पैदल निकल गए हों, चाहे वो रास्ते में हो, चाहे वो जहाँ भी हो, उनके खाते में तत्काल राशि जो है जो सरकार ने नियत की है वो तत्काल डाली जाए। लॉकडाउन के दौरान किराएदारों को लेकर शासन प्रशासन की समझाइश के बावजूद किराएदार की दुकान पर भवन मालिक ने कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत दुकानदार चौरसिया पान दुकान के संचालक अनुज चौरसिया ने कोतवाली बालाघाट थाने में की है। अनुज चौरसिया ने बताया कि हनुमान चौक में स्वर्गीय सीताराम जायसवाल के समय से वह किराए की दुकान में विगत 40 वर्षों से पान दुकान का संचालन कर रहे हैं। चूंकि भवन मालिक का पारिवारिक जमीनी विवाद कोर्ट में चल रहा है, जिसके कारण वो किराया सुरेश जायसवाल को देते रहे हैं, परंतु लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद करने के बाद वो 4 मई को दुकान खोलने पहुंचे तो वहां कोई अन्य बोर्ड लगा दिया गया है और दुकान के सामने दरवाजा बनाकर उसमें दुकान मालिक द्वारा ताला लगा दिया गया है। जब उन्होंने इसे खोलने की बात कही तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया, जिससे वह मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान है। चौरसिया ने यह भी बताया कि दुकान के अंदर एक कमरे में हजारों रुपए का पान मटेरियल भी रखा हुआ था, जिस पर कब्जा कर लिया गया है। अनुज चौरसिया के साथ किए गए अन्याय के खिलाफ बालाघाट चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभय सेठिया ने ज्ञापन सौंपकर चौरसिया पान संचालक को न्याय देने की मांग की है। आइए सुनते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अभय सेठिया और अनुज चौरसिया ने क्या कहा। एसपी साहब को ज्ञापन सौंपने क्या मांगे? बालाघाट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को चौरसिया पान सेंटर के मालिक
अजय चौरसिया से एक आवेदन प्राप्त हुआ। लॉकडाउन के दौरान उनकी दुकान जो सामने का चबूतरा था वो प्रशासन ने तोड़ा। उसके बाद मकान मालिक ने ताला तोड़कर अपना नया दरवाज़ा लगा दिया है और अंदर का सामान भी निकाल लिया, ऐसा कहा जा रहा है। और इस प्रकार के बलात् कब्जा करने का प्रयास मकान मालिक ने किया है। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज इसका भारी विरोध करता है और इसी विरोध के लिए हम एसपी साहब से मिलने आए कि जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई भी मकान मालिक बेदखल किसी भी किराएदार को नहीं करेगा और इस प्रकार बेदखल की कार्रवाई मकान मालिक द्वारा। जी बताइए, आज आप ज्ञापन देने आए थे, क्या समस्या रही? समस्या ये हुई है कि लॉकडाउन के उपरांत में हमारी दुकान को तोड़ा गया है प्रशासन द्वारा। उसके बावजूद 3 दिन बाद में मकान मालिक ने वहाँ पे अपना कब्जा बना लिया और ताला लगा दिया है। अब चाबी मांग रहे हैं तो चाबी नहीं दे रहा है। क्या कहना है मकान मालिक? हमारा ये कहना है कि सामने हमारा जो चबूतरा टूटा है वो चबूतरा टूटने के कारण से पूरा दुकान को बेदखल हमको कर दिया गया। हम प्रशासन से वही मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा कब्जा वापस दिलाया जाए। 40 साल से वो दुकान हमारे पिताजी के ज़माने के हाथ की दुकान चल रही थी, जिसमें कि 14 लोगों का परिवार, 2 लड़के काम करने वाले, 16 लोग बेरोजगार टाइप हो गए हैं। आज घर में बहुत मुसीबत हो गई है। मैं प्रशासन से बस वही मांग करता हूँ कि हमें दोबारा हमारा कब्जा हमको दिलाया जाए। शराब के नशे में जहां एक दिन पहले ही चांगुटोला के ग्राम मोहगांव में एक युवक द्वारा ट्रांसफार्मर पर चढ़कर मौत को गले लगाने का मामला सामने आया था, वहीं 5 मई की शाम को 6 बजे लांजी तहसील के ग्राम पाथर गांव में लोकचंद पिता तुकाराम उम्र 30 वर्ष द्वारा मिट्टी तेल से खुद को आग लगा लेने की घटना सामने आई है। इस घटना के वीडियो में जली अवस्था में भी बाहर से घर के अंदर घुसते हुए युवक दिखाई दे रहा है, जबकि बताया जा रहा है कि युवक का शराब के नशे में एक दिन पहले पत्नी से विवाद हुआ था। परिवार में 1 वर्ष की एक मासूम बेटी भी है। युवक की हालत बिगड़ने पर 108 एम्बुलेंस के नहीं आने पर ग्राम रक्षक कृष्णा मड़ामे ने थाना प्रभारी लांजी को सूचना देने के बाद नगर परिषद के पिकअप वाहन से सिविल अस्पताल लाकर भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के दौरान हालत बिगड़ने पर अब लोकचंद को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। आइए देखते हैं घायल युवक की विचलित करती तस्वीरें और उसकी पत्नी का कथन। लगाए शराब पी के। तो वाद विवाद हुआ था क्या? नहीं, आज नहीं हुआ था, कल हुआ था। तो ये छोटी सी बात, क्या बात हुई थी? कल मेरे को मारे थे कल। हाँ, शराब किस नशे में? शराब कल नहीं पिए थे शराब। क्यों? आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं ताजा खबरों के साथ। जगप्रेरणा से जुड़े रहने के लिए और खबरों को पोस्ट करने पर वो खबरें आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।